ये कहानी एक युवा लड़के से शुरू होती है जो मूसलाधार बारिश में एक रहस्यमयी रिचुअल कर रहा होता है। वो किसी महान अस्तित्व को बुलाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज़ में बेबसी है। वो शोहरत, ताकत, पैसा और ढेर सारी दौलत की भीख मांगता है। उसका मकसद साफ है, अपनी बीमार माँ का इलाज कराना और अपने परिवार पर चढ़े भारी कर्ज से छुटकारा पाना। इसके बदले में वह अपनी आत्मा और शरीर तक सौंपने को तैयार है। जो भी शक्ति उसे बुलाने में कामयाब हो, वो उसका नौकर बनने को राजी है। तभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा होती है और आसमान में एक विशाल बैंगनी ऊर्जा की लहर उठती है। ये संकेत है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। एक अजीब सी ऊर्जा की बबल बनती है, जैसे कोई चीज या कोई प्राणी इस दुनिया में आने वाला हो। जब रोशनी गायब होती है तो एक दूसरा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। कुछ देर में वो होश में आता है, पूरी तरह से उलझन में डूबा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। सिर दर्द से परेशान वो सोचता है कि वो तो ऑफिस में काम कर रहा था, फिर यहाँ कैसे। वो जैसे ही अपने चेहरे पर हाथ रखता है और पानी में खुद की परछाई देखता है, उसे समझ आता है ये उसका चेहरा नहीं है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि अब वो न सिर्फ एक अजनबी जगह पर है, बल्कि एक अजनबी शरीर में भी है। तभी शहर के बीचों बीच एक विशाल चमकदार पेड़ प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर वो और भी हैरान हो जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज़ उसे बधाई देती है, लेकिन लड़का अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा। अचानक एक हवा में तैरती किताब प्रकट होती है, जो उसे बताती है कि उसे बुलाया गया है और इनाम के तौर पर उसके पास 3 इच्छाएं मांगने का मौका है। वो आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि बोलती किताबें धरती पर नहीं होती। और तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। वो उस शरीर के असली मालिक को कोसता है, क्योंकि 3 इच्छाएं तो किसी भी मेन कैरेक्टर के लिए एकदम हल्की पावर अप है। लेकिन असली लड़का अपनी पहली इच्छा बताता है, मुझे धन और इच्छाएं चाहिए। ये सुनकर वो रहस्यमयी अस्तित्व मुस्कुरा देता है। उसे दिलचस्प लगता है। तभी किताब से एक और विशाल बैंगनी ऊर्जा निकलती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दूर फेंक देती है। एक भयानक राक्षसी जीव प्रकट होता है और उसे घूरता है, मानो पहचान रहा हो कि आत्मा अब अलग है। डरा हुआ लड़का सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। राक्षस बताता है कि शरीर के पुराने मालिक ने अपनी आत्मा एक इच्छा के लिए दे दी थी और अब वो राक्षस इस शरीर का मालिक है। ये सुनकर लड़के को समझ आता है कि उसे कोई दूसरा मौका नहीं मिला। वो तो बस एक बलि का बकरा था। अब जब जान पर बनी होती है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो राक्षस कहता है कि एक बात भूल गया बताना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करेगा तो दंड मिलेगा। और अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है। वो दर्द में चीखता है, जलता है, जबकि राक्षस उसे नीची नज़र से देखता है और कहता है, तेरी आत्मा बहुत बोरिंग है। और फिर कहता है, अब बहुत हो गया, खत्म कर ले खुद को। लेकिन उस आग में जलते हुए भी लड़का कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सुनकर राक्षस चौंक जाता है और पूछता है, क्या एक साधारण इंसान मुझसे नियमों पर बहस करेगा। लड़का आत्मविश्वास से कहता है, तूने मुझे मारा नहीं क्योंकि तू मुझे टेस्ट कर रहा था। तो क्या मैं अब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लायक हूँ। इतनी हिम्मत देखकर राक्षस बस एक सूखी तिरस्कार भरी हंसी हंसता है। कुछ ही पल बाद वो राक्षसी जीव जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने इतने दुस्साहस के साथ उससे सौदेबाजी करने की हिम्मत की है। राक्षस कहता है कि अब उसकी दिलचस्पी इस लड़के में बढ़ गई है। तभी उसके सामने एक सुनहरी स्क्रॉल प्रकट होता है। वो प्राणी एक प्रस्ताव देता है, अगर लड़का उसकी एक इच्छा पूरी कर दे तो बदले में उसे एक नई जिंदगी दी जाएगी। लेकिन लड़का तुरंत मांग करता है, मुझे 999 और इच्छाएं चाहिए। ये सुनते ही राक्षस गुस्से से पागल हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है मरने से पहले। लड़का शिकायत करता है कि वो उसका आइडिया चुराकर अब उसी पर इस्तेमाल कर रहा है। अब ज्यादा विकल्प न बचने के कारण मेन कैरेक्टर झुकता है और कहता है, और मैं क्या ही कह सकता हूँ। फिर वह जोर से चिल्लाता है, ऑल इन। तभी वो असली कॉन्ट्रैक्ट प्रकट होता है। उसमें लिखा होता है कि धारक को 999 शर्तें पूरी करनी होंगी और पूरी वफादारी निभानी होगी। जैसे ही संधि पूरी होती है, लड़के को एक पुराने और अंधेरे से दिखने वाले मकान के सामने भेज दिया जाता है। वो हैरानी से सोचता है, क्या ये 3 नंबर का टूटा फूटा अपार्टमेंट ही अब मेरा नया घर है। फटे हुए कपड़ों में खड़ा वह सोचता है कि काश किसी ने उसे इस हालत में न देखा हो। उसे लगता है कि उसका नया बॉस उसे बस वहीं छोड़कर चला गया। राक्षस की आवाज आती है, जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे ढूंढ लूंगा। अब लड़का समझ जाता है कि उसे हर हाल में अपने नए मास्टर की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। हालांकि स्थिति खराब है, फिर भी वो खुद से कहता है अब शिकायत करने का कोई मतलब नहीं।
एक दिन में एक कदम, बस यही तरीका है। वो चाबी उठाता है और दरवाज़ा खोलकर अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसे अंदर एक बेहद गंदा और टूटा बिखरा हुआ कमरा दिखता है। तभी उसे एहसास होता है कि अंदर कोई नहीं है और उसकी हालत उससे भी बदतर है जितनी उसने सोची थी। वो एक खून से सना हुआ समझौता पत्र ढूंढता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे पढ़ पाए, कोई आवाज़ उसे खंड कहकर बुलाती है। अचानक एक सुनहरे बालों वाला लड़का सामने आता है और बिना चेतावनी के उसे जोरदार मुक्का मारता है। जोरदार प्रहार से वो जमीन पर गिर पड़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ 3 लोग मौजूद हैं। उनमें से एक कहता है, कोई बात नहीं, ये लड़का टफ है। खून से लपक पड़ा लड़का गुस्से में पूछता है, तुम लोग कौन हो? तभी उसकी आंख चमकने लगती है। हमलावर फिर से उसे मारता है और पूछता है, क्या तू पिछले हफ्ते के लोन को भूल गया है? गुंडा उसका अपमान करता है और कहता है, तेरी माँ ने जो कर्ज लिया वो बेकार गया। तू एक बेकार प्रॉफिट है। वो लगातार उसके चेहरे को कुचलता रहता है और चिल्लाता है, तू किसी काम का नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ उससे पूछती है, तू हार मान रहा है? वो जवाब देता है, मैं बस नहीं चाहता कि आप पर तकलीफ उठाओ। वो बताता है कि उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें उसकी माँ तब तक काम करती रही जब तक कि वो बेहोश होकर कभी न उठ सकी। नाउमीदी में लड़का कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से यूं ही चली जाए। उसकी माँ बस उसे प्यार भरी मुस्कान से देखती है और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वादा करती है, चाहे आसमानी क्यों न टूट पड़े, मैं तुझे हमेशा बचाऊंगी। वापस वर्तमान में लड़के की आंख फिर से चमकने लगती है। उसे याद आता है कि उसे खुद पर भरोसा करना होगा। उसका आत्मविश्वास देखकर सुनहरे बालों वाला हमला चिढ़ जाता है और फिर एक और जोरदार मुक्का मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी नीली ऊर्जा लड़के के शरीर से निकलने लगती है। लड़का तेजी से हमले से बचता है और उस गुंडे को इतनी जोर से पीछे फेंक देता है कि वो हवा में उड़ जाता है। उसका साथी डर के मारे चिल्लाता है, रुक जा, वरना तू उसे सच में मार देगा। जैसे ही हमारा हीरो एक जबरदस्त आभा के साथ उठता है, हमलावर का साथी हैरानी से अपने हाथ को देखता रह जाता है। जमीन पर पड़ा हुआ गुंडा स्तब्ध है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। उसका साथी घबरा कर कहता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है यहाँ। एक प्रचंड ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ वो लड़का खुद सोचता है, अपने पैरों पर खड़े होने की ख्वाहिश में आखिर बुरा क्या है। फिर वो एक ठंडी नजर से दोनों को घूरते हुए कहता है, चुप रहो, बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने। उसकी ये अकड़ देखकर गुंडा भड़क उठता है और उसका साथी कहता है, अब इससे निपटना पड़ेगा। दोनों लड़के की ओर बढ़ते हैं। लड़का समझता है कि वे लेवल में उससे ऊपर हैं, लेकिन उसके पास एक योजना है। तभी उनमें से एक बड़े गुंडे की तरह गरजता हुआ दौड़ता है, जैसे डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब अंधकार में भी लड़का उनकी हर हरकत साफ देख सकता है। गुंडा जमीन पर अपना भारी डंडा मारता है, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। लेकिन जब धूल छंटती है तो लड़का वहां से गायब होता है। गुंडा चौंक कर सोचता है, कहाँ गया ये? तभी लड़का अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसका शरीर वहीं जड़ हो जाता है। तेजी से लड़का दूसरे गुंडे को जोरदार लात मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। हवा में उड़ता हुआ वो आदमी सोचता है, ये बच्चा इतना तेज और ताकतवर कैसे हो सकता है। हमारा हीरो तब दुश्मन के ब्लाइंड स्पॉट में जाता है और अगला वार करने को तैयार होता है। मुट्ठी कसकर वो सोचता है, अब इसकी पसलियां तोड़नी है, यहीं खत्म कर दूंगा ये लड़ाई। लेकिन तभी गुंडे का डंडा उसके ऊपर आता है, जिसे लड़का एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर गुंडा पूरी तरह चौंक जाता है। इसने बिना देखे मेरी पोजीशन कैसे जान ली? इसके बाद लड़का उसके सीने पर जोरदार लात मारता है और वो बहुत दूर जा गिरता है। जमीन पर पड़ा हुआ वो गुंडा अब जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं तो बस एक आदमी लिंगयू के आदेश मान रहा था। लड़के को जैसे ही उस नाम की भनक लगती है, वो कुछ सोचने लगता है। लिंगयू, ये नाम सुना सुना सा लगता है। फिर वो धीरे से कहता है, जाकर उसे बोल देना कर्ज मैं चुकाऊंगा। और फिर कहता है, अब अपने साथी को उठाओ और यहाँ से निकलो। गुंडा अपने बेहोश साथी को उठाता है और भाग जाता है, जबकि हमारा हीरो खामोशी से उन्हें जाते देखता है। अब कमरे में अकेला वो लड़का आसमान की ओर देखता है और बुदबुदाता है, क्या मेरा बॉस मुझे देख रहा है? तभी हवा में किताब प्रकट होती है और कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि उसने एक ताकत को महसूस किया। फिर वह चिढ़ते हुए कहती है, शुक्र मनाओ कि तुम मिन सिमित नहीं बने। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम ही हो मेरा एस्कार्ड? वो पूछता है, क्या मैं ये ताकत हमेशा इस्तेमाल कर सकता हूँ? किताब गुस्से से कहती है, ये शक्ति किसी सामान्य इंसान के खेलने की चीज नहीं है, और चेतावनी देती है,
अगर दोबारा बिना इजाज़त इस्तेमाल किया तो तुम खत्म हो जाओगे। मन में किताब सोचती है, उसने मेरी उम्मीदों से ज़्यादा प्रदर्शन किया है, उसने उस ताकत पर नियंत्रण पा लिया। वो सोचती है, क्या ये ही मेरा भाग्य है? फिर वो लड़के से पूछती है, अब दूसरी इच्छा क्या है? लड़का जवाब देता है, अभी तो कुछ सोचा नहीं, इच्छाओं की कोई कमी नहीं है मेरे पास, जब वक्त आएगा तुम खुद समझ जाओगे। फिर वह कहता है, फिलहाल तुम कुछ भी कर लो। कंफ्यूज होकर वो सोचता है, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं चाहता था कि ये किताब मुझे कोई दिशा दे। इसके बाद वो छत से मिले मोबाइल को उठाता है ताकि शरीर के असली मालिक के बारे में कुछ पता कर सके। फोन स्क्रॉल करते हुए उसे बस उधारी और सप्लीमेंट खरीदने से जुड़े मैसेज मिलते हैं, परिवार का कोई जिक्र नहीं। लेकिन तभी एक खास मैसेज उसकी नज़र में आता है और उसे पढ़कर वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वो उसकी बहन का मैसेज था जिसमें लिखा था कि उनकी माँ कोमा में चली गई है और वो टैमलिन हॉस्पिटल में भर्ती है। एक पल की भी देरी किए बिना वो लड़का सीधा उस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो बिना रुके गलियारों में माँ के कमरे को खोजता है। अंततः उसे वो कमरा मिल जाता है जहाँ एक लड़की माँ के बेड के पास बैठी होती है, पीठ उसकी तरफ। लड़का महसूस करता है कि कमरे में एक अजीब सा तनाव है और सोचता है कि शायद कोई भी उसकी इस बेरुखी से नाराज होता। तभी उसे एहसास होता है ये लड़की शायद उसकी बहन जो यूकिंग है और जो महिला बेड पर लेटी है अब वही उसकी माँ है। वो धीरे धीरे पास जाता है और माँ के चेहरे को देखता है, वो बहुत अलग लग रही हैं। वो सोचता है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? कमरे में प्रवेश करते हुए वो लड़खड़ाती आवाज में कहता है, माफ करना, मुझे देर हो गई, माँ कैसी हैं? उसकी बहन धीरे से मुड़ती है, चेहरे पर नफरत भरी नजरों के साथ पूछती है, अब क्या बहाना है? फिर वो व्यंग्य से कहती है, क्या इस बार भी किसी भगवान को बुलाने या ट्रेनिंग पर गया था तुम? गुस्से में वो फूट पड़ती है, माँ ने तेरे कर्ज चुकाने के लिए इतनी मेहनत की कि वो बेहोश हो गई, आईसीयू तक नहीं पहुंचा सके उन्हें। फिर रोते हुए चिल्लाती है, तू एक बार भी देखने नहीं आया जबकि पूरा परिवार तुझ पर सब कुछ लुटा चुका है। ये सब सुनकर लड़का बिल्कुल खामोश रह जाता है और एक अकेला आंसू उसकी आंख से गिरकर जमीन पर टपकता है। उसका गुस्सा निकालने के बाद बहन वापस बैठ जाती है और कहती है, अब मैं और माँ थक चुके हैं, ये कार्ड है 6 महीने के खर्च के लिए, आगे से मैं ही माँ का ध्यान रखूंगी। लड़का चौंक कर पूछता है, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन उसकी बहन ठंडे स्वर में कहती है, अब से हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाहर की सड़क पर अकेले चलते हुए किताब की आवाज़ आती है, क्या उस इंसान की बातों से तुझे बुरा लगा? वो कहती है, वो लड़की तो तेरे लिए एक अजनबी जैसी ही है और सच्चाई में ये सब तेरी गलती नहीं थी। लड़का जवाब देता है, मैंने तुझसे ऐसी हमदर्दी की उम्मीद नहीं की थी। फिर कहता है, उसने मुझे मेरा अतीत याद दिला दिया, लेकिन याद है तूने कहा था अगर मैं खुद को साबित करूँ तो तू मुझे और ताकत देगा। किताब जवाब देती है, हाँ, लेकिन शर्त यही है कि तू अपनी काबिलियत दिखाए। वो सोचने लगता है, क्या यही है मेरा डेस्टिनी पॉइंट? शहर की गलियों में अकेला चलता हुआ लड़का, उसके चारों ओर नीली आभा फैलने लगती है और किताब कहती है, मुझे निराश मत करना। सीन कट होता है राइट सिटी और एक क्लब। एक शानदार रोशनी से जगमगाता क्लब, अंदर एक गैंग बॉस अपने गुंडे से बात कर रहा होता है। गुंडा रिपोर्ट करता है, हमारे 3 लोन कलेक्टर किसी स्टूडेंट ने बुरी तरह धो डाले। बॉस गुस्से में कहता है, तुम लोगों की हरकतों से ग्राहक डरने लगे हैं, इसीलिए अब कोई उधार नहीं लेता, इस मसले को सुलझाओ। लेकिन गुंडा कहता है, सर ये केस अलग है, जो लोग पिटे वो लेवल 3 और लेवल 2 के थे। वो आगे बताता है, हमला करने वाला स्टूडेंट अभी अभी लेवल 2 अप्रेंटिस बना है। बॉस चौंकता है, क्या एक स्टूडेंट ने ये कर दिखाया? तभी गुंडा फोटो दिखाता है, वही हमारा मेन कैरेक्टर। वो बताता है, इसकी असली ताकत लेवल 3 से कम नहीं है, वरना ये कर ही नहीं पाता। बॉस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो ये बच्चा अपनी असली ताकत छुपा रहा है, दिलचस्प है। फिर वो आदेश देता है, इस पर नज़र रखो, ऐसा टैलेंट यूं ही बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगला सीन, अगली सुबह शहर में हमारा हीरो सवेरे की दौड़ पर निकला है, तेज कदमों से दौड़ता हुआ। तभी एक बूढ़ा पड़ोसी उसे देखकर चौंकता है, अरे वाह, इतनी सुबह सुबह। वो हंसते हुए पूछता है, तू जो चेन है ना, चल शुरुआत के लिए कुछ सप्लीमेंट ले ले। शहर पर बोतल। हमारा हीरो बड़े शालीन तरीके से पड़ोसी की पेशकश को ठुकरा देता है, कहता है कि उसके पास अभी सब कुछ मौजूद है। तब पड़ोसी छूट में देने की बात करता है। जब वो लड़का चला जाता है तो बूढ़ा आदमी सोचता है कि ये बच्चा आजकल कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक लग रहा है, कहीं इसका कोई गर्ल फ्रेंड तो नहीं बन गया। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने नए शरीर को समझना शुरू कर दिया है। अब जब उसकी यादें पूरी तरह से एक हो गई हैं
तो वो इस नई दुनिया के तौर तरीकों को भी समझने लगा है। इस दुनिया में लोग स्पीकर कहलाते हैं और स्पेशल सप्लीमेंट्स लेकर ताकत पाते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होते हैं। यही वजह है कि उसके शरीर का पिछला मालिक भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसे अभी तक अपनी सीमाओं का अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है, यहाँ का सबसे कमजोर स्पीकर भी आम इंसान से कई गुना ताकतवर होता है। अचानक उसकी जेब में मोबाइल बजता है। वो सोचता है, इतनी सुबह कौन कॉल कर सकता है। कॉल पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी है और आज उसे स्कूल वापस आना है। वो कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे सब याद है, लेकिन असल में उसे स्कूल की बात तो बिल्कुल याद ही नहीं थी। वो रवाना होता है स्कूल, रिलॉन हाई स्कूल। क्लासरूम में टीचर बता रहे होते हैं कि स्पीकर्स का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर है। हमारा हीरो ध्यान देता है और सीखता है कि स्पीकर का स्टेट्स उनकी पावर लेवल पर निर्भर करता है। रैंकिंग ई से शुरू होकर एस तक जाती है, जहां एस रैंक वाले लोग भगवान जैसे माने जाते हैं। इस दुनिया को 5 टियर में बांटा गया है और डी रैंक या उससे ऊपर वाले ही को टियर में जा सकते हैं। चूंकि हमारा हीरो सबसे नीचे है, उसका मकसद है जल्दी से जल्दी लेवल अप करना। तभी किसी चीज से उसके गले के पीछे वार होता है। पीछे से कोई चिल्लाता है, परफेक्ट शॉट, और उसका दोस्त भी मजाक उड़ाता है, इतना कमजोर है कि एक पंच से उड़ जाएगा। हीरो सोचता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ऐसे गुंडे हर जगह होते हैं। टीचर अचानक पी टेस्ट की घोषणा करते हैं और सभी को ग्राउंड पर बुलाते हैं। ट्रेनिंग फील्ड पर सब इकट्ठा होते हैं। हमारा हीरो स्ट्रेच कर रहा होता है और सोचता है कि ये स्कूल तो जिम जैसा है, ज़्यादातर पी ही होता है। तभी वही बुली उसके पास आकर उसे तंग करने लगता है। बाकी बच्चे देखते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। लगता है लड़ाई होने वाली है। बुली उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, पढ़ाई में टॉप कर लेता है, पर स्पीकर्स की दुनिया में सिर्फ ताकत चलती है। फिर उसे बेकार कबाड़ कहता है। लेकिन हमारा हीरो जवाब देता है, अगर मैं कबाड़ हूँ तो तू भी तो सिर्फ एक लेवल 1 कबाड़ है। बुली हैरान रह जाता है, ऐसा जवाब उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में पंच मारता है, लेकिन हीरो उसे एक हाथ से पकड़ लेता है बिना पसीना बहाए और कहता है, अब तेरा बकवास खत्म हो गया हो तो। बुल्ली का चेहरा डर से बदल जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। हीरो से एक डरावना नीला आभा निकल रही होती है। हमारी हीरो की आंखें चमकने लगती हैं और वो पूछता है, अब क्या मैं तेरा मुंह बंद करूं? डरा हुआ बुल्ली कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी एक भारी आभा पूरे मैदान में फैल जाती है। हीरो चौंक कर ऊपर देखता है। उसे समझ आता है कि ये दबाव उसके अंदर से नहीं आ रहा। तभी एक अनजान आवाज आती है, बड़ा हिम्मती है तू, स्कूल में ही तमाशा कर रहा है। पी टीचर आता है और गुस्से में पूछता है कि किसने इन्हें लड़ाई शुरू करने की इजाजत दी। वो जो चेन को घूरता है और कहता है, पहले दिन ही तमाशा शुरू कर दिया इसने। लेकिन हीरो मासूम चेहरा बनाकर कहता है, सर हम तो सिर्फ हल्का फुल्का स्पैरिंग कर रहे थे। वो बुल्ली का हाथ छोड़ देता है, जो गुस्से में उसे धक्का देता है और सबको चेतावनी देता है कि अब बस बहुत हो गया, सब टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। वो सबको याद दिलाता है कि फाइनल एग्जाम बस 3 महीने दूर है और उससे भी ज्यादा जरूरी एक्सचेंज टूर्नामेंट भी आ रहा है। वो कहता है कि अगर तुमने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हारा नाम होगा, शोहरत मिलेगी। और फिर वो अचानक बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए उसके पास कुछ इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स हैं, बस 6000 में। टेस्ट शुरू होता है। एक स्टूडेंट इसी रेप्स में ही हार मान लेता है। फिर वही क्लास का बुली आता है और आराम से 50 रेप्स करके सबको इम्प्रेस करता है। जो चैन सब कुछ शांत होकर देख रहा होता है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव लड़की आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो? वो मानती है कि जब तुम बीमार थे तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन खुद ही शर्मा जाती है और कहती है, बस ऐसे ही पूछ लिया। जो उसे धन्यवाद देता है। वो पूछती है, क्या तुम सप्लीमेंट्स खरीद रहे हो? और वो मजाक में कहता है, शायद मैं यहाँ अकेला गरीब हूँ। लड़की हंसती है, लेकिन लुतियान उसे चेतावनी देता है, अगर तूने नहीं खरीदे तो तेरा रिजल्ट खराब आएगा। उसे उसका नाम पुकारा जाता है, जाओ चेन। वो शांत होकर कहता है, आ रहा हूँ। टीचर उसे गुस्से से घूरता है, सोचता है, इस लड़के ने एक भी बोतल नहीं खरीदी, इसे सबके सामने फेल करके उदाहरण बनाऊंगा। जो चैन मशीन को गौर से देखता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन उसे शक होता है कि इसमें कोई चाल है। वो बार को पकड़ता है और जैसे ही उठाने की कोशिश करता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मशीन की कलाई पर लगी क्रिस्टल उसके शरीर पर एक्स्ट्रा वजन डाल रही है। लेकिन वो मुस्कुराता है, ये वजन उसके लिए बच्चों का खेल है। वो पूरी ताकत से एक्सरसाइज शुरू करता है।
ब्लू आरा चारों तरफ फैल जाती है। वजन 32 किलो से बढ़कर 60 किलो तक पहुंच जाता है, लेकिन जो चैन आराम से 60 रेप्स कर डालता है। पूरा क्लास उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, वो तो सेकंड रैंक तक पहुंच गया। वो जमीन पर कूद कर उतरता है, इतना जोर से कि फर्श तक टूट जाता है। सभी उसे घेर लेते हैं, तू कौन सा सप्लीमेंट ले रहा है भाई? जो चैन सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी ताकत उसकी खुद की मेहनत और नया शरीर है। दूर से टीचर ये सब देख रहा होता है, पसीने पसीने हो जाता है। सोचता है, अगर ये बात बाहर निकल गई कि ये लड़का बिना किसी सप्लीमेंट्स के इतना ताकतवर है तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। गुस्से में वो सोचता है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा, ताकत से नहीं सिस्टम से। कट होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहां वो गुस्से में कॉल पर चिल्ला रहा होता है, सेकंड रैंक टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, हम तो थर्ड रैंक स्टूडेंट बना ही नहीं सकते। फ़ोन पटक देता है और अफसोस करता है, हमारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, हमें एक स्टार स्टूडेंट की सख्त ज़रूरत है। निराशा में डूबा प्रिंसिपल सोचता है कि क्या वाकई राइट स्पीकर एकेडमी उसके ही कार्यकाल में बंद हो जाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अंदर आता है पी टीचर तियानजिगिया। वह टेस्ट के नतीजे सौंपता है और कहता है कि इस बार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, ये एकेडमी ज़रूर कुछ बेहतरीन स्पीकर्स तैयार करेगी। फिर वह जोड़ता है कि ज़्यादातर नतीजे अच्छे हैं, लेकिन एक छात्र है जिसे वह फिट नहीं मानता। गंभीर स्वर में प्रिंसिपल पूछता है, कौन? टीचर जवाब देता है, जो चेन। बाहर किताब जो दानविक है पूछती है कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों बुलाया होगा, लेकिन हमारे हीरो को कोई अंदाज़ा नहीं। किताब बताती कि प्रिंसिपल बहुत सख्त इंसान है, इसलिए लड़का सोचता है कि शायद कोई बुरी खबर है। तभी अचानक उसके हाथ में एक रहस्यमयी लौ जल उठती है। उसे खुद हैरानी होती है। किताब बताती है कि यह वही शर्त है जिससे उसका एक ज़्यूस प्रकट होता है। एक जलता हुआ स्क्रॉल सामने आता है और किताब कहती है कि पास ही कोई वस्तु है जिसकी उसे चाह है और उसे जाकर उसे पाना होगा। तभी प्रिंसिपल की आवाज़ आती है, अंदर आओ। वह अपनी सोच से बाहर आता है। जो चेन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। प्रिंसिपल उसके फिजिकल रिपोर्ट की तारीफ करता है और कहता है कि वो लेवल 2 के करीब है और अनुशासित भी दिखता है। लेकिन तभी वह दो टूक बोलता है, स्पीकर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा, और तुम्हारे पास वो नहीं है, इसलिए छोड़ दो। जो चेन दंग रह जाता है, पूछता है, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ने को कह रहे हैं? प्रिंसिपल कहता है कि उसकी फैमिली की हालत देखते हुए स्कूल को उसकी फीस वापस कर देनी चाहिए और अपनी सीमित संसाधनों को बेहतर छात्रों पर लगाना चाहिए। वह साफ कहता है, अब तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं। उस पल किताब प्रकट होती है, चुपचाप तैरती हुई। वह उस ब्लैक क्रिस्टल की तरफ इशारा करती है जो प्रिंसिपल की शेल्फ पर रखा है। वह बताती है कि उसे पाने के लिए जो चेन को स्कूल का वैध स्टूडेंट बने रहना होगा। डिप्लोमा चाहिए ताकि वह अपने कर्ज चुका सके। अगर उसे बाहर निकाल दिया गया तो सब खत्म। वह शांत होता है, सोचता है कि अगर वह अपनी वैल्यू साबित कर दे तो स्कूल उसे नहीं निकालेगा। तभी वह किताब से कहता है, अब वो इनाम चाहिए जो तूने वादा किया था। किताब घबरा जाती है, वह जानती है कि लड़का क्या मांगने वाला है। जो चेन की आंखों में चमक आती है, मुझे तेरी ताकत चाहिए। किताब मना कर देती है, कहती है कि उसका शरीर इस ताकत को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन लड़का अड़ा रहता है, अगर मैं बाहर हो गया तो सब खत्म, तुम्हारी ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं होगी। वह कहता है, बस मुझ पर भरोसा कर। किताब झुंझलाते हुए मान जाती है, अब जो होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक लौ उसके सिर पर जलती है, स्क्रॉल सामने आता है और वह तुरंत सौदा स्वीकार कर लेता है। थोड़ा चिरा हुआ प्रिंसिपल पूछता है, और कुछ कहना है? जो चेन कहता है, एक बार और मेरा पावर लेवल टेस्ट करें। प्रिंसिपल थककर सहमति देता है और हाथ बढ़ाता है। जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो प्रिंसिपल को महसूस होता है कि लड़के की ताकत रिपोर्ट में दिखाए लेवल 2 से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी कम। जो चेन जानता है, यह मेरा एकमात्र मौका है। वह अपनी पूरी ताकत केंद्रित करता है और अचानक एक भयंकर नीली आभा फूट पड़ती है पूरे ऑफिस में। प्रिंसिपल सन्न रह जाता है, ये ताकत, ये कैसे मुमकिन है? ऊर्जा की लहर इतनी तीव्र होती है कि हवा में दबाव महसूस होने लगता है। किताब भी चौंक जाती है, यह तो मैंने जितनी ताकत दी थी उससे भी ज़्यादा है। प्रिंसिपल पूरी तरह हक्का बक्का है, इसका पावर लेवल इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? नीली आभा में लिपटा हुआ जो चेन प्रिंसिपल से कहता है, मैं लेवल 4 तक पहुंच चुका हूँ, अब क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल हैरान रह जाता है, सोचता है जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो एक खिड़की खोलते हैं। एक पल में ही 8 डिग्री बदल जाता है सब कुछ। हताश प्रिंसिपल जो का हाथ पकड़ लेता है और उससे विनती करता है कि वह स्कूल को रिप्रेजेंट करे एक्सचेंज प्रतियोगिता में।
जो पूरी तरह से चौंक जाता है इस अचानक बदले व्यवहार से। अब बैठकर प्रिंसिपल उसे समझाता है कि अगर प्रतियोगिता में नतीजे नहीं आए तो मंत्रालय स्कूल की फंडिंग काट देगा। माफ़ी मांगते हुए वो जो को कहता है कि वो उसकी ट्यूशन फीस माफ़ कर देगा और सप्लीमेंट्स की सप्लाई भी बढ़ा देगा। जो गंभीरता को समझते हुए एक शर्त रखता है, मुझे वह काला क्रिस्टल चाहिए जो आपकी अलमारी में रखा है। प्रिंसिपल बताता है कि ये क्रिस्टल मिडिल सिटी से लाया गया है और स्कूल की आत्मा का प्रतीक है। लेकिन फिर वह मान जाता है और कहता है, अगर स्कूल ही नहीं बचा तो आत्मा किस काम की। जो अपना लक्ष्य पूरा कर चुका है और वादा करता है कि वह पूरी मेहनत से प्रतियोगिता में भाग लेगा। जब प्रिंसिपल उससे उसकी पावर के विकास के बारे में पूछता है, जो झूठ बोलता है कि उसने अपनी ताकत छुपाने की एक खास तकनीक सीखी है। प्रिंसिपल उसकी बात पर यकीन कर लेता है और खुश होता है कि स्कूल अब सुरक्षित हाथों में है। इसके बाद क्लास प्रतिनिधि को बुलाया जाता है जो को स्पेशल क्लास में ले जाती है। सीढ़ियों पर चलते हुए वह बताती है कि सेकंड फ्लोर पर स्पेशल क्लास होती है और फिर पूछती है कि उसकी प्रिंसिपल से क्या बातचीत हुई थी। तभी पीई टीचर भागते हुए आता है और जो से माफ़ी मांगता है कि वह मदद करना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल नहीं माना। लड़की उसे रोकती है और बताती है कि जो को स्पेशल क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। टीचर घबरा जाता है क्योंकि अब प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है और वो जानता है कि उसकी खैर नहीं। अब सीन बदलता है डॉर्मेट्री। जो बिस्तर पर लेटा सोचता है कि उसे 3 महीने में 2 लेवल और ऊपर जाना है। वह किताब से मदद मांगता है, लेकिन किताब चेतावनी देती है कि उसकी शक्ति अब लंबे समय तक यूज़ नहीं की जा सकती। जो समझता है लेकिन खुश है कि वह कम से कम स्कूल में बना हुआ है और सप्लीमेंट्स फ्री मिल रहे हैं। लेकिन तभी उसे फ़ोन पर एक मैसेज आता है, 5 दिन में उसका कर्ज चुकाना है। अब उसे पैसों की ज़रूरत है। अगले दिन वह अपनी नई क्लास के लिए तैयार होता है। वह यूनिफॉर्म में थोड़ा असहज महसूस करता है और खुद को एक ऐसे हॉलवे में पाता है जो एक अबेंडन फैक्ट्री जैसा दिखता है। तभी एक आवाज़ आती है और दूर से कोई आदमी उसे बुलाता है। कहता है, तुम रोल कॉल में नहीं थे, मुझे लगा शायद रास्ता भटक गए हो। वह आदमी खुद को परिचित कराता है मिस्टर जंग, एलीट क्लास का टीचर, जो उसकी शांत और मिलनसार व्यवहार से हैरान है। मिस्टर जिंग बताता है कि अब स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए हैं, इसलिए वह अकेला ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बचा है। वे अब सिर्फ इंडोर एरिया यूज़ करते हैं। वह एक दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहता है, दिखने में जो लगता है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। वह दरवाज़ा खोलता है और जो को एलीट क्लास में वेलकम करता है, जो अंदर से एक शानदार ट्रेनिंग रूम है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ वर्कआउट कर रहे होते हैं। टीचर कहता है कि वो जो को बाकी क्लास से मिलवाएगा। जो इस माहौल से प्रभावित होता है, एक हाई एंड जिम जैसी फीलिंग और हर कोई मेहनत कर रहा है। जैसे ही हमारा हीरो क्लासरूम में थोड़ा ध्यान से चारों तरफ देखने लगता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हर कोई अपनी मेहनत में लगा तो है, लेकिन पूरे क्लास में एक अजीब सी टेंशन है। तभी मिस्टर जंग सबका ध्यान खींचते हैं और कहते हैं कि वे एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो जो चेन को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए। जो चेन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट शक जताता है कि ये नया लड़का इतनी एलिट क्लास में कैसे आया। एक बुली, बदमाश लड़का, उस पर आरोप लगाता है कि वो सिफारिश से आया है और बाकी क्लास का लेवल गिरा देगा। टीचर उसका बचाव करते हैं और कहते हैं कि जो चेन ने सभी नियमों और टेस्ट पास करके एडमिशन लिया है। लेकिन बुली उसे घूरते हुए एक फॉर्मल चैलेंज देता है, एक मुकाबला जिससे फैसला होगा। बाकी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं क्योंकि फॉर्मल चैलेंज का मतलब है इज्जत का सवाल, और हारने वाले को जीतने वाले की सेवा करनी होती है। वहीं एक पिंक हेयर वाली लड़की और एक ब्लॉन्ड लड़का इस हंगामे को देखते हैं। लड़की कहती है कि ये मुकाबला मज़ेदार होगा और लड़का भी जो चैन के बारे में पूछता है। टीचर बताते हैं कि मुकाबला तभी मान्य होगा जब जो चैन उसे स्वीकार करेगा। वो थोड़े चिंतित नजर आते हैं, लेकिन जो चैन मुस्कुराकर कहता है कि अगर रिस्क ज़्यादा नहीं है तो वह मुकाबले के लिए तैयार है। इसी बीच प्रिंसिपल के ऑफिस में फ़ोन आता है और वो गुस्से में पूछता है, क्या जो चैन किसी से लड़ रहा है। टीचर बताते हैं कि चैलेंज मुन्हाओ ने दिया था और जो चैन ने एक्सेप्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स के बीच एक्साइटमेंट फैल जाती है और सभी फाइट के लिए उत्साहित हो जाते हैं। प्रिंसिपल सोचते हैं कि ये बच्चों की ताकत जांचने का अच्छा मौका है और वो एरिना में मुकाबले की मंजूरी दे देते हैं। टीचर फिर मुकाबले के नियम बताते हैं, कोई भी बाहर से दखल नहीं देगा, दोनों स्टूडेंट्स की रैंक स्टेज 2 हैं, किसी कमज़ोर हिस्से पर हमला नहीं होगा, कोई भी जानलेवा मूव मना है,
मुकाबले के बाद निजी बदला नहीं लिया जाएगा। चेहरे पर घुंसा या खुद सरेंडर करने पर हार मानी जाएगी। अब मुकाबला शुरू होता है। मुनहाउ पहले अटैक करने दौड़ता है और एक हाथ की चॉप से जो को हराना चाहता है, लेकिन जो पहले से तैयार था वो आसानी से अटैक को ब्लॉक कर देता है। बुली को झटका लगता है और वह लगातार पंच मारता है, लेकिन जो बड़ी ही फुर्ती और शांति से हर वार को चकमा दे देता है। गुस्से में बुली चिल्लाता है, बस डॉज करता रहेगा तू। अब वो एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है और अपनी खास तकनीक हुकिंग विंड किक से जो को जमीन पर गिरा देता है। जो अब भी हारा नहीं है। वह जमीन से ही हाथ के सहारे उछलकर एक शानदार स्पिनिंग किक मारता है जो सीधा बुली के चेहरे पर लगती है। बुली चौंक जाता है। ये न्यूकमर को फाइटिंग टेक्निक भी आती है। वो लड़खड़ाते हुए सोचता है कि जब तक चेहरा नहीं चोचल होता वो हार नहीं मानता, लेकिन तभी जो का मुक्का उसके चेहरे से छू रहा होता है। जो शांत होकर पूछता है, क्या चेहरे पर वार करने से मुकाबला खत्म होता है? तो क्या मैंने जीत लिया? बुली एकदम सन्न रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। और इसी के साथ टीचर मुकाबला खत्म घोषित करते हैं। जो चैन विजेता है। वाह! बुली यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो औपचारिक चुनौती हार गया। बाकी छात्र भी हैरान थे। सब कह रहे थे कि उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं और ये नया लड़का तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जो चैन सोचता है कि ये लड़ाई उससे भी जल्दी खत्म हो गई जितना उसने सोचा था और पूछता है कि क्या हारने वाले को कोई शिकायत है। इंस्ट्रक्टर मन ही मन सोचता है कि ये लड़का एक बेहतरीन कॉम्बैट टैलेंट है और अब उसे प्रिंसिपल की चिंता की वजह समझ में आ रही है। अचानक स्कूल का प्रिंसिपल वहां पहुंचता है और जो चैन को बधाई देता है, जिससे टीचर और हारने वाला लड़का दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल जो चैन को बाहर ले जाता है, कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। दूर से गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग है। सुनहरे बालों वाला लड़का भी सहमत होता है और कहता है कि इतना ताकतवर इंसान उसका सबऑर्डिनेट बनना चाहिए। बाहर प्रिंसिपल जो से पूछता है कि उसे स्कूल कैसा लग रहा है। जो जवाब देता है कि उसके क्लासमेट्स बहुत जोश से भरे हुए हैं। जो सोचता है कि वो पैसे कैसे कमा सकता है और प्रिंसिपल से पूछ लेता है कि क्या स्टूडेंट्स के लिए जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका है। प्रिंसिपल उसकी मदद ऑफर करता है, लेकिन जो विनम्रता से मना कर देता है। अकेले में जो सोचता है कि लोन लेना तो जुर्म है और सोचता है कि क्या कोई और तरीका हो सकता है। तभी एक अजनबी उससे बात करता है। वो ब्लॉन्ड लड़का था जो उसकी फाइट की तारीफ करता है। जो पूछता है, तुम कौन हो? तो उल्टा सवाल दोहराता है। गुलाबी बालों वाली लड़की वहां आ जाती है और अपने दोस्त शंजी को डांटती है कि वो इतना रूड क्यों है। वो लड़की अपना नाम सुशी बताती है और कहती है कि शंजी बचपन से ऐसा ही है। वो दोनों जो के सीनियर बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी मदद के लिए जो उन पर भरोसा कर सकता है। शंजी कहता है कि अब वे तीनों एक टीम है, वो उनका लीडर होगा। फिर वो उसे पूछता है कि उसने वो फाइटिंग मूव कहाँ सीखा। जो कहता है वो तो बस रिफ्लेक्स था, जिससे शंजी हैरान हो जाता है। सुशी बताती है कि वो असल में कॉम्बैट टेक्निक थी। सुशी बताती है कि टेक्निक्स खास मूव्स होते हैं जो स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन से सीखे जाते हैं। शंजी कहता है कि मोइनहाउ की तकनीक डी रैंक थी, इसलिए जो उसे नहीं रोक पाया। जो सोचता है कि अगर उसके पास भी कोई तकनीक होती तो वो टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म कर सकता था। वो पूछता है, क्या ये टेक्निक्स बहुत रेयर हैं? शंजी कहता है, डी रैंक टेक्निक की मार्केट वैल्यू 5 लाख है। जो कुछ झटका लगता है। तभी वो पैसे कमाने का आइडिया पूछता है। मजाक में शंजी कहता है कि बैंक लूट लो। फिर कहता है कि ब्लैक वाटर जोन एक जगह है जहां कोई नियम नहीं है और इनाम ज्यादा है। सुशी उसे डांटती है कि वो इतनी खतरनाक बात नए स्टूडेंट से क्यों कह रहा है। जो कहता है कि उसे सिर्फ 3 लाख की जरूरत है। दोनों दोस्त शौक में हैं और कहते हैं कि उनके पास भी इतने पैसे नहीं हैं। जो सोचता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो ब्लैक वाटर स्ट्रीट की ओर निकल पड़ता है। वो अपने फ़ोन में मैप देखकर कंफर्म करता है कि वो सही जगह पर है। ये जगह उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जगह सुनसान और टूटी फूटी है। नया ड्रेस पहनकर वो पूछता है, किताब तू क्या सोचती है इसके अंदर क्या होगा? लेकिन किताब कोई जवाब नहीं देती। जो खुद को भरोसा देता है कि उसके पास लेवल 4 की पावर है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो भाग निकलेगा। तभी वो ज़मीन पर ट्रैक्स देखता है। कोई हाल में ही यहाँ से गुजरा है। जो एक सीक्रेट दरवाज़ा ढूंढता है और उसे दिलचस्प लगता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। किसी की नज़रें उस पर टिकी हैं। चमकती लाल आंखों वाली परछाइयाँ उसे घूर रही हैं और जैसे ही वो उस गुप्त रास्ते के अंदर जाता है, जो चैन हैरान रह जाता है कि अंदर उसे क्या देखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।